आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी संविधान की दूसरी क्लास। और पिछली क्लास में हमने समझा था कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, क्या ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं या ये दूसरे के अपोजिट हैं। तो आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था के बाद संविधान में और कौन से बिंदु हैं जो हमारे लिए समझने ज़रूरी हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान का महत्व एवं वर्गीकरण। क्योंकि जिस प्रकार संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर है, उसी प्रकार संविधान के प्रत्येक बिंदु को हमें समझना ज़रूरी है, तभी हम मेंस में कुछ अच्छा कर पाएंगे और आने वाले जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम बहुत ही सुनियोजित तरीके से लिख पाएंगे। जैसा लिखा हुआ है संविधान का महत्व एवं उसका वर्गीकरण। तो संविधान का महत्व क्या है? देखिए, सबसे ज़रूरी होता है कि अगर किसी देश का संविधान है तो उस संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो। तो संविधान की सबसे प्रमुख जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो। अगर किसी राष्ट्र के संविधान को वैधानिक मान्यता ही प्राप्त नहीं होगी तो लोग उस विधि को हो सकता है कि ना माने, और ये भी हो सकता है कि उसके नियमों का उल्लंघन अधिक से अधिक हो। तो ऐसी ही परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी राष्ट्र के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो कैसा हो? वैधानिक हो और लोगों द्वारा स्वीकार्य हो। क्योंकि हम संविधान जो एक व्यवस्था है उसमें जो नियम जो हमने बनाए हैं, लिखे हैं, वो लोगों के हितों में होने चाहिए। और यदि ऐसे नियमों का समावेश हमने कर दिया जो जनता के ना ही तो हित में हो और ना ही भविष्य की नींव उनके द्वारा सुनियोजित हो रही हो, तो ऐसे स्थिति में संविधान निरर्थक साबित हो सकता है। तो सबसे अहम बिंदु होता है कि संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो और संविधान उस देश में सर्वोच्च विधि के तौर पर जाना जाना चाहिए। यदि कोई विधि संविधान से भी ऊपर है या कोई संस्था ऐसी है जो उस देश के संविधान से भी ऊपर है, तो फिर संविधान की गरिमा उतनी नहीं रह जाती जितनी कि उस दूसरी संस्था की हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी होता है कि संविधान को देश में वैधानिक मान्यता प्राप्त हो, लोगों द्वारा स्वीकार्य हो और उस देश की सर्वोच्च विधि संविधान हो। क्योंकि संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को शामिल करते ही हम क्या बनाएंगे? नई विधियाँ बनाएंगे, भविष्य के लिए अनेक जो नियम हैं, एक्ट हैं, उन पे काम करेंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आने वाले समय में वो संविधान लोगों द्वारा बहिष्कार का भागीदार हो सकता है। तो इन सभी बिंदुओं को देखते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान का महत्व और वर्गीकरण। तो संविधान के क्या महत्व हैं, क्या उसका वर्गीकरण है, तो एक एक बिंदु को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है हमारा संविधान का महत्व। महत्व तो एक नंबर इसमें डाल के हम समझते हैं कि सबसे ज़रूरी क्या है। संविधान देश की शासन प्रणाली तय करता है। संविधान किसी भी देश की शासन प्रणाली करता है जैसा उस देश का संविधान होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि उस देश में शासन लोकतंत्रात्मक है या राजतंत्रात्मक है, अर्थात डेमोक्रेसी है
या मोनार्ची। तो संविधान ही किसी देश की शासन प्रणाली तय करता है। लोकतंत्रात्मक क्यों क्या होता है? इसके अंतर्गत सरकार लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों की होती है, जबकि राजतंत्रात्मक जो सरकार है इसमें शासन वंशानुगत होता है, अर्थात पिता का पुत्र ही राष्ट्राध्यक्ष या देश का अगला शासक होगा। तो ये कौन तय करता है? किसी भी देश का संविधान। उसके बाद हम देखते हैं देश की राज्य व्यवस्था। ये भी कौन तय करता है? संबंधित देश का संविधान। संबंधित देश का संविधान वहाँ की राज्य व्यवस्था को कैसे तय करता है, इसको भी हम समझते हैं। एकात्मक, संघात्मक। अगर उस देश में या उस देश के संविधान ने शासन करने की सारी शक्तियाँ किसी एक केंद्र बिंदु में समाहित कर रखी हैं, तो वहाँ की जो राज्य व्यवस्था है वो कैसी होगी? संघात्मक या एकात्मक। तो उसको बोलते हैं एकात्मक। और यदि देश की समस्त शक्तियाँ किसी एक बिंदु में न होकर के शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात कुछ शक्तियाँ कुछ व्यक्तियों में और कुछ शक्तियाँ निचले स्तर के व्यक्तियों पर हों, तो वैसी सरकार संघात्मक सरकार कहलाती है। अगर हम भारत के संबंध में बात करें कि भारत में कौन सी व्यवस्था है, क्या एकात्मक है या संघात्मक है, तो भारत में ना ही एकात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक है। क्यों? देखने में तो लगता है कि भारत में कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है और कुछ राज्य सरकार के, परंतु विषम परिस्थितियों में या आपातकाल की स्थितियों में कई बार राज्यों की समस्त शक्तियाँ केंद्र में समाहित हो जाती हैं, और ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं अर्ध संघात्मक। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो कैसी है? अर्ध संघात्मक। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदु हम देखते हैं। संविधान सरकार का स्वरूप तय करता है। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि संविधान सरकार का स्वरूप कैसे तय करता है या राष्ट्र का स्वरूप कैसे तय करता है। अगर किसी राष्ट्र में संसदात्मक सरकार है तो वहाँ पर निर्णय मतों के आधार पर लिए जाते हैं। इसमें दो प्रमुख होते हैं, एक राष्ट्र प्रमुख और दूसरा हम देखते हैं शासन प्रमुख। राष्ट्र प्रमुख के अंतर्गत हम अगर भारत के संबंध में देखें तो राष्ट्रपति, और शासन प्रमुख के संबंध में हम देखें तो पीएम, प्रधानमंत्री। तो इनके अपने अपने अधिकार हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं, और ये सब किसके अंतर्गत काम करते हैं? संसद के। दूसरा स्वरूप होता है अध्यक्षात्मक। इस व्यवस्था में समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास होती हैं जो निर्णय लेने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है और उसे स्वीकार और अस्वीकार दोनों कर सकता है। और ये गुण मुख्य रूप से जो राजतंत्र के शासक होते हैं, जिनमें मोनार्ची जैसा शासन पाया जाता है, वहाँ पर ये गुण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और हो सकता है अर्ध अध्यक्षात्मक।
तो इन सब बिंदुओं पर हम जैसे जैसे आगे कक्षाएं पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे चर्चा करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त संविधान किसी भी देश की सरकार का जो सीमा क्षेत्र है उसको तय करता है। तो अगला बिंदु हम देखेंगे कि संविधान किसी भी सरकार की सीमा तय करता है। सरकार के अंगों की सीमा तय करता है। अब संविधान सरकार के अंगों की सीमा तय करता है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सरकार के अंग कौन से होते हैं और उन अंगों की क्या शक्तियां हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। उसके बाद ही तो हमें पता चलेगा कि संविधान सरकार के अंगों की सीमा कैसे तय करता है। तो आइए देखते हैं सरकार के अंग। चाहे किसी भी देश का संविधान हो, उस संविधान में सरकार के ये अंग मुख्य रूप से देखने को मिलते ही हैं। जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो मुख्य रूप से सरकार के ये तीन अंग समझे जाते हैं। अब हम इनको एक एक को समझते हैं। कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। अब किसी भी देश में ये जो संस्थाएं हैं, ये ही देश में सरकार के अंगों को तय करती हैं। अब इनको हम समझते हैं कैसे। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए, किसी भी देश में समय समय पर कई कानून बनाए जाते हैं। तो इन कानूनों और विधियों को जो बनाने का कार्य करती है, जो विधि बनाने का कार्य करती है, वही संस्था क्या है, विधायिका। जैसा हमने पीछे भी पढ़ा था कि संविधान क्या है, नियमों, परंपराओं, आधारभूत सिद्धांतों का संकलन है। तो क्या लिख देने मात्र से सब कुछ हो जाएगा? तो उसका जो प्रैक्टिकल रूप था वही क्या था, राज व्यवस्था है। तो वैसे ही विधि बन तो गई है, विधायिका ने विधि बना दी है, तो क्या बना देने मात्र से ही वो लागू हो जाएगी? तो इस विधि को बनाने के बाद जो लागू कराने का कार्य है वही कौन है, कार्यपालिका। विधि को लागू कराने का कार्य कौन करता है, कार्यपालिका। अब न्यायपालिका का क्या कार्य है? मान लीजिए विधायिका ने कोई ऐसी विधि बना दी जो संविधान के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करती है या उसके नियमों के खिलाफ काम करती है। तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायपालिका उस विधि की क्या कर सकती है, जांच कर सकती है, उसका पुनरावलोकन कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर उसको अवैध भी घोषित कर सकती है। तो इसका कार्य क्या होता है, विधि की जांच व नियंत्रण कि वो संविधान के अनुरूप है भी या नहीं है। तो विधायिका विधि बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका विधि को लागू कराने का कार्य करती है और न्यायपालिका विधि की जांच व नियंत्रण का कार्य करती है। तो ये जो अंग है सरकार की सीमा को तय करते हैं। तो अभी हमने देखा कि विधायिका ने जो विधि बनाई उसको न्यायपालिका निषेध या अवैध घोषित कर सकती है या उसकी जांच कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि विधायिका न्यायपालिका के अधीन है। तो क्या यह न्यायपालिका भी विधायिका के अधीन है? अर्थात जब न्यायपालिका विधायिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है तो क्या विधायिका भी न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। जैसे कि हम देखते भी हैं, अगर भारत में किसी न्यायाधीश ने
कोई ऐसा निर्णय दे दिया है जो संविधान के आदर्शों का उल्लंघन करता है या उसके खिलाफ है, या न्यायाधीश ने कोई ऐसा कृत्य किया है जो देश के हित में न हो, तो संसद विधायिका मिलकर के एक विधि बना करके राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, उस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया पारित कर सकते हैं। तो इन सब बिंदुओं को हम डिटेल में विस्तार पूर्वक आगे की कक्षाओं में समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं वर्गीकरण, भारतीय संविधान का वर्गीकरण। तो आप संविधान का जो महत्व है उसको समझ पाए होंगे कि संविधान क्या है, किसी भी देश की सरकार के अंगों की सीमा तय करता है। संविधान सर्वोच्च विधि होती है और संविधान के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार ही अनेक विधियां बनाई जाती हैं। आगे इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं संविधान का वर्गीकरण। तो और इसके अंतर्गत हम देखते हैं संविधान के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति या बनावट के आधार पर संविधान कितने प्रकार के हैं। तो उत्पत्ति या बनावट के आधार पर संविधान हम देखते हैं, एक होता है निर्मित और एक होता है विकसित। निर्मित संविधान का अर्थ होता है कि उसको एक सीमित समय के अंतर्गत लिख करके समझ करके बनाया गया है, जिसमें कई लोगों का योगदान है। और विकसित संविधान समय की परिस्थितियों, परंपराओं और लंबे समय से चले आ रहे नियमों, समाज के लोगों द्वारा बनाई गई अनेक ऐसी क्रियाओं जो आज भी लोगों के लिए हितकारी हैं, उन सभी का संकलन किस रूप में हो जाता है, संविधान में। तो ऐसा संविधान क्या कहलाता है, विकसित संविधान। और हमने आपको सबसे प्रारंभ में बताया था कि संविधान में परंपराओं का भी योगदान होता है। तो संविधान विकसित भी होते हैं और निर्मित भी होते हैं। उसके आधार पर हम देखते हैं अगला प्रकार हम समझते हैं संकलन के आधार पर। तो संकलन के आधार पर भी संविधान के प्रकार होते हैं लिखित और अलिखित। तो उस प्रारंभ में हमने पिछली क्लास में इस बात पर चर्चा की थी कि संविधान लिखित भी होते हैं और अलिखित भी होते हैं, परंतु किसी भी संविधान का कोई ना कोई अंश लिखित जरूर होता है। और लिखित और अलिखित का अंतर सिर्फ किस आधार पर करते हैं, उसमें लिखी मात्रा के आधार पर। यदि किसी संविधान में लिखित अंश बहुत अधिक है तो वो लिखित संविधान, और लिखित अंश बहुत कम है तो वो अलिखित संविधान। क्या और भी कोई प्रकार है, तो और देखते हैं हम। देखिए, संशोधन के आधार पर, जैसा कि सभी जानते ही हैं कि वर्तमान में और प्राचीन समय में बहुत अंतर था। आज के समय में, आधुनिक युग में दिन प्रतिदिन कई नियम बदलते रहते हैं, कई नियम बदलने पड़ते हैं, कई नए बनाने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थितियों में संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने संशोधन के आधार पर भी संविधान को देखा है कठोर और लचीला। अर्थात किसी राष्ट्र का ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना या बदलाव करना बहुत आसान है और उसकी प्रक्रिया बहुत आसान है, तो वो क्या कहलाएगा, लचीला। और यदि संशोधन करना किसी राष्ट्र में संविधान में बहुत जटिल कार्य है तो वो क्या संविधान है, कठोर है। अब भारत के संबंध में अगर हम बात करें कि भारत का संविधान कैसा है, कठोर है या लचीला है, तो भारत की जब हम व्यवस्था को पढ़ते हैं, उसको पूरा समझते हैं, तो एक निष्कर्ष निकल के आता है कि भारत का संविधान ना ही तो कठोर है ना ही लचीला है, क्योंकि कई संशोधन उसमें ऐसे हैं जो बहुत जटिल हैं और कई संशोधन ऐसे हैं जो बहुत आसान हैं, बहुत एकदम लचीले हैं।
तो इन सब आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न कठोर है न ही लचीला है। तो आज हमने समझा संविधान का महत्व व वर्गीकरण, और उम्मीद है आप सब भी इन कक्षाओं को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और आप इन कक्षाओं के द्वारा संविधान विषय को पूर्ण रूप से तैयार कर पाएंगे। हमारी ये कक्षाएं पूरा संविधान जब तक आपका नहीं होगा तब तक जारी रहेंगी।